दोस्तों नमस्कार। कथुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर। गवर्नेंस की यूनिट के अंदर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है सरकार के द्वारा गवर्नेंस को बनाने के लिए, उसमें लोकपाल और लोकायुक्त आज का एक नया टॉपिक है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त है क्या चीज, इसको कहते क्या है, और इसके बारे में हम काफी सुनते भी होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? देखिए, पहली चीज तो ये कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 भारत के अंदर आता है। ये अधिनियम जो भारत में 2013 में प्रेजेंट होता है और इसको पास भी किया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार इसको लेकर आती है। ठीक है, तो लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था जो है उसकी व्यवस्था की जाने की लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोकपाल जो है वो केंद्र के लिए और लोकायुक्त जो है वो स्टेट के लिए बनानी थी। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन बनाने थे। जो ये संस्थाएं हैं ये अभी तक जो बात कर रहे थे बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं, यानी कि इनको कोई ये नहीं है कि इनको संविधान में दिया गया, ये संविधान में कहीं पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सरकार जो है अपनी सुविधा के लिए, लोगों को सुविधाएं अच्छी मिले, लोगों को ज्यादा जानकारियां मिल सके, उसके लिए खुद चालू करती है। और संसद के एक नियम के तहत संसद में एक कानून पास करके एक वैधानिक इंस्टीट्यूशन इनको बनाया जाता है। ठीक है, एक विधान के द्वारा, यानी कि एक विधेयक पेश किया जाएगा जिससे इनको पारित करवा के लागू किया जाएगा। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था नहीं है। ठीक है, इसको हम ओम्बुड्समैन के नाम से जानते हैं, ज्यादातर की ओम्बुड्समैन की संस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये ओम्बुड्समैन का काम करती हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि कुछ फिक्स कैटेगरीज हैं जिनके अंदर की सरकार के जो ऑफिशियल्स होते हैं, सरकार के जो ऑफिसर होते हैं, उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ जो करप्शन के आरोप लगे होते हैं उनकी जांच करती है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। काम क्या करती है, इसके काम के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो ये जो है कुछ फिक्स कैटेगरी के जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके ऊपर लगे हुए करप्शन के जो एलिगेशन है उनकी इंक्वायरी करेगी ये। ठीक है, तो हमें ऐसी संस्था की जरूरत क्यों पड़ी? भारत के अंदर जो है हमें ऐसी संस्था की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, प्रशासन जो है उसका कभी ना कभी तो वो खराब होता ही है। तो खराब प्रशासन जो है वो क्या होता है, वो दीमक की तरह जो है देश को खोखला कर देता है। यानी कि प्रशासन के अंदर कमी होना वो देश जो है, हमारा राष्ट्र जो है, नेशन जो है, उसको खोखला कर देगा। ठीक है, उसको कमजोर बना देगा। तो प्रशासन को जो है अपने काम को पूरा करने में जो ये दीमक लग जाती है, यानी कि खामियां, एक समय से ये समझ लीजिए कि एक प्रशासन जो है अगर उसमें कुछ खामियां आ जाए तो वो खराब होता है, और उसी को हम कह रहे हैं, उस खराबी को कह रहे हैं दीमक। तो ये खराबी जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेशन को जो काम करने में हमेशा रुकावट डालती है। ठीक है, और जो करप्शन है, करप्शन इस समस्या की जड़ है। सबसे जरूरी है कि इसके अंदर हम देखें कि करप्शन क्या होता है। तो करप्शन जो है वो इस समस्या की जड़ है। मतलब कि करप्शन जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन को खराब करने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, तो अधिकतर जो करप्शन की संस्थाएं हैं, वो पहली बात तो ये है कि वो कंप्लीटली फ्री नहीं थी, उनको पूरी स्वायत्ता नहीं थी या ऑटोनोमस बॉडी नहीं थी वो। ठीक है, यहां तक कि हम देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो वो कहता है कि जो सीबीआई है, सीबीआई भी जो है वो पिंजरे का तोता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता बता दिया है। कि क्यों? क्योंकि वो क्या है कि वो अपने मालिक की आवाज बताता है। ठीक है, यानी कि मालिक कौन है सीबीआई का? सीबीआई का मालिक है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की आवाज बन के काम करता है कि वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ऐसे ही पिछले दिनों हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी हलचल होती रही है कि देश के अंदर सीबीआई जो है, सीबीआई किसके लिए काम कर रही है? सीबीआई काम कर रही है गवर्नमेंट के लिए। सीबीआई काम कर रही है सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो सरकार में नहीं है। जो सरकार में है उनके ऊपर सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं है। इसी संदर्भ में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सीबीआई को पिंजरे का तोता बोल दिया है। ठीक है, तो इसमें कई एजेंसियां जो हैं वो खाली नाम मात्र की, मतलब कि उनके पास पावर है केवल, और उनको ये भी कह सकते हैं कि उनके पास नाम मात्र की पावर तो है ही, वो सिर्फ एडवाइजरी बॉडी बन के रह गई है, एडवाइजरी बॉडीज बन के रह गई हैं। उनका काम जो है वो सिर्फ सलाह तक ही बनाया गया है, और सलाह का भी ये है कि माने या ना माने वो भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर भी उनका कोई खास फोकस है नहीं। तो ऐसी संस्थाएं भारत में,
इसके अलावा कुछ इंटरनल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी भी समस्या है देश के अंदर। ठीक है, कि जो देश का आंतरिक भाग है, देश का जो प्रशासन है उसके अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है देश के अंदर, क्योंकि इन एजेंसियों पर जो है नजर रखने के लिए कोई ऐसी संस्था है ही नहीं जो इनको इफेक्ट कर सके, इनको सुधार कर सके, इनके अंदर इनको ठीक कर सके, ऐसी कोई संस्था नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस संदर्भ में जो है हमने क्या किया, एक स्वतंत्र, एक फ्री, एक इंडिपेंडेंट लोकपाल संस्था जो है भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर कही जा सकती है। तो क्या है कि इन संस्थाओं पे, भारत की जो संस्थाएं हैं, भारत के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो काम करते हैं, ठीक है, और काम करते हुए जो वो करप्शन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो लोकपाल जो है, लोकपाल एक मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर हम उसको लागू करते हैं। तो ये बहस अभी शुरू कर रहे हैं, इस बात को आगे होगा नहीं होगा उसका भी एनालिसिस करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है, जिसने जो है क्या है कि कभी भी जो समाप्त नहीं होने वाली चीज जो है भ्रष्टाचार, करप्शन जो है, करप्शन जो है कभी ना समाप्त होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ समाधान जो है वो हम जो है किससे निकाल सकते हैं, लोकपाल से। लोकपाल से जो है हम इसका कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकाल पाएंगे। अभी एक बार देखते, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट लोकपाल के बारे में, कि लोकपाल क्या काम कर सकता है, क्या महत्व है उसका, उन चीजों के बारे में। ठीक है, और क्या संस्था है वो। अभी जानते हैं लोकपाल की बैकग्राउंड क्या, उसकी पृष्ठभूमि क्या, उसका बैकग्राउंड क्या। लोकपाल यानी कि ओम्बुड्समैन संस्था, ओम्बुड्समैन संस्था के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1809 में स्वीडन के अंदर। ओम्बुड्समैन की शुरुआत कहां से हुई, 1809 में स्वीडन के अंदर। ठीक है, 20th सेंचुरी में जो है ये जो संस्था है ये ओम्बुड्समैन नाम से विकसित होती है, ओम्बुड्समैन नाम से जो है इसको डेवलप किया गया। ठीक है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इसका प्रभाव जो वो काफी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बहुत सारे न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री भी उभरते हैं और यूरोप भी तितर बितर होकर के दोबारा स्टेब्लिश होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है इस संस्था का महत्व ज्यादा समझा जाने लगता है कि हाँ ये होनी चाहिए। और क्या है कि 1962 में इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे, इन दोनों ने इस सिस्टम को अपना लिया। ठीक है, और अपनाने से यह फायदा हुआ कि उनके देशों में डेवलपमेंट के लिए करप्शन को रोकने में ये बहुत बड़ा रोल इसने अदा किया, इसने बहुत बड़ा रोल अपना निभाया। ठीक है, ओम्बुड्समैन संस्था ने 1962 में। फिर 1967 में एक वर्ष एक वाइट वेट रिपोर्ट है, वाट रिपोर्ट है। ठीक है, ये है 1 जनवरी 1961 की, शायद 1967 में जो है ये रिपोर्ट आती है। ये कुछ है यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, इसको हटा ही देते हैं। वेट रिपोर्ट जो है वो आती है 1967 में। तो वेट रिपोर्ट की सिफारिश पे जो है वो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में ओम्बुड्समैन संस्था को लागू किया जाता है। तो ओम्बुड्समैन संस्था जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में 1967 में आ जाती है। ठीक है, तो 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे में आ गई थी। ठीक है, और ये ब्रिटेन जो है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर पहला बड़ा देश है, यानी कि जिन देशों में डेमोक्रेसी थी उन देशों में सबसे पहले लागू करने वाला, सॉरी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पहला ऐसा देश, पहला सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था जिसने ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन को अपनाया, ग्रेट ब्रिटेन उस समय पे 1967 में। गयाना जो है, गयाना पहला विकासशील देश है, पहला डेवलपिंग कंट्री है जिसने 1966 में ओम्बुड्समैन को अपना लिया, ओम्बुड्समैन का जो आइडिया है उसको अपने देश में लागू कर लिया। इसके बाद बहुत सारे देशों ने लागू किया, मॉरिशस ने लागू किया, सिंगापुर ने लागू किया, मलेशिया में आया, मलेशिया के साथ साथ जो भारत ने भी इसे अपनाया, भारत ने भी जो है इसको अपनाने की कोशिश की और भारत भी इसको अप्लाई करने की कोशिश करता रहा। ठीक है, भारत में जो सबसे पहले ओम्बुड्समैन का जो विचार है वो सबसे पहले 1960 के दशक में, 1960 के दशक में जो है वो हमारे कानून मंत्री थे अशोक कुमार सेन, अशोक कुमार सेन, इन्होंने संसद में इसको प्रेजेंट किया था। ठीक है, सबसे पहले इस विचार को, ओम्बुड्समैन का जो आइडिया है वो भारत में सबसे पहले, वो जो आइडिया वो सबसे पहले अशोक कुमार सेन ने दिया था अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक बात कहते हुए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये क्वेश्चन आपने देखा होगा पिछली बार आया था शिफ्ट वन में, शिफ्ट वन में अशोक कुमार सेन जो है ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो हमने अभी एक लाइन पढ़ी ये आया हुआ था। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द की अगर हम बात करें, ये जो वर्ड है लोकपाल, लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये जो शब्द है ये डॉक्टर एल एम सिंघवी ने प्रेजेंट किया था। देखो, लोकपाल और
ओम्बुड्समैन की बात कर रहे हैं, ओम्बुड्समैन का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? आइडिया दिया सबसे पहले कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने। कब? 1960s में, ठीक है, संसद के अंदर। लोकपाल और लोकायुक्त शब्द, ओम्बुड्समैन नहीं, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द, ये किसने दिया? ये भी एक विधिवेत्ता है, यानी कि कानून विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर एलएम सिंह भी, उन्होंने दिया इसके इस शब्द को, ठीक है, उन्होंने इसको पॉपुलर बनाया भारत के अंदर। फिर 1966 में जो है भारत में बनता है फर्स्ट एआरसी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, और पहले अध्यक्ष कौन बने, उसके बाद दूसरा कौन बनाया गया, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे अभी के अभी, ठीक है। कमेंट में इसका मुझे आंसर चाहिए कि कौन जो है फर्स्ट एआरसी के अध्यक्ष थे, ठीक है, और उसके साथ में दूसरे उनके साथ में कौन बने थे। एक ने इस्तीफा दिया, दूसरे आ गए थे, ठीक है, तो बताना आपको। तो जो फर्स्ट एआरसी आया 1966 में, उस आयोग ने जो सरकारी अधिकारियों, संसद में सदस्य भी शामिल थे, मतलब कि सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर 2 इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स की स्थापना करने की सिफारिश की थी, ठीक है। फर्स्ट एआरसी ने क्या कहा? फर्स्ट एआरसी ने 1966 में कहा कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जिसमें संसद के सदस्य भी शामिल है, यानी कि हमारे एमपीज वो भी शामिल हैं, इन सभी के लिए, इनके खिलाफ जो है जो शिकायतें आती हैं उनकी जांच पड़ताल के लिए सेंटर में और स्टेट में 2 अलग अलग आपको बॉडी बनानी चाहिए, इसकी सिफारिश करते हैं ये। फिर 1968 में आते हैं। फिर 1968 में क्या है कि लोकसभा में एक लोकपाल विधेयक आता, पहली बार लोकपाल विधेयक पहली बार कब आया भारत में? 1968 में। लेकिन लोकसभा जो है उस समय पे 1968 में विघटित हो जाती है, सरकार टूट जाती है, ठीक है। उससे ये फिर क्या है कि ये भी खत्म हो गया, ये विधेयक जो आया था ये भी लैप्स हो गया उस समय पे। इसके बाद जो है लोकसभा में कई बार जो है ये विधेयक पेश किया गया, लेकिन पास नहीं हो पाया। इसके बाद 2011 तक विधेयक पारित करने के लिए कुल 8 बार प्रयास हुए थे, यानी कि एक विधेयक आता, एक बिल आता लोकसभा के अंदर, उसको पास करने के लिए 8 बार प्रयास किए गए 2011 तक। 1968 के बाद में 2011 तक, पहली बार 1968 में, पहली बार 1968 में, और 2011 तक 8 बार प्रेजेंट हो चुका था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। लेकिन सभी के सभी जो हो एसपल रहे। 2002 में ही जो है एमएन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग की के रिव्यू के लिए एक कमीशन बनाया गया। वेंकट चलैया कमीशन बोलते हैं इसको, ठीक है। एमएन वेंकट चलैया कमीशन बना था 2002 में। वो क्या काम कर रहा, उसका क्या काम था? जो संविधान है, संविधान की जो फंक्शनिंग है उसका रिव्यू करना था कि संविधान कैसे काम करता है, ठीक है, उसका रिव्यू करना था, ठीक है। तो इसने जो है लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की, इसने भी, वेंकट चलैया की अध्यक्षता में जो आयोग बना उसने भी इसकी सिफारिश की, और सिफारिश करते हुए बात कही कि प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखना चाहिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो है उसको इसके दायरे से बाहर रखना चाहिए, लोकपाल और लोकायुक्त को प्रधानमंत्री के दायरे से बाहर करना चाहिए, ठीक है, ये बात कही इन्होंने। फिर 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में सेकंड एआरसी बनता है, ठीक है। सेकंड एआरसी जो है वो किसकी अध्यक्षता में बनता है? वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में। सेकंड एआरसी ने कितनी रिपोर्ट दी है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सेकंड एआरसी ने कितनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है, आप इसको पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। और सेकंड एआरसी की फर्स्ट रिपोर्ट का क्या नाम है वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्ट का क्या नाम है, ठीक है। तो वीरप्पा मोइली 2005 में जो है वो सेकंड एआरसी के अध्यक्ष बनते हैं। 2005 में जो कमीशन बना था सेकंड एआरसी, ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी सिफारिश की कि लोकपाल का जो पद है वो जल्द से जल्द देश के अंदर स्टेब्लिश किया जाना चाहिए, ठीक है, ये भी सिफारिश। फिर 2011 में सरकार ने जो हो प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु सुझाव देने और लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए गठित किया। देखिए, प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में 2011 में प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में जो है एक कमीशन बना, मंत्रियों का एक समूह बनाया गया, ठीक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोकपाल और लोकपाल विधेयक, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट आई थी सेकंड एआरसी की, उसी की जांच के लिए था कि इन्होंने जो जो बातें कही हैं उनको कितनी
उनकी कितनी सही है और जितनी इन्होंने सिफारिशें की हैं वो कितनी लागू करनी है। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि इसने कितनी सिफारिशों को जो है विचार मंथन किया और कितनी सिफारिशों को कहा कि इनके ऊपर विचार किया जाना चाहिए, ये लागू की जा सकती है, कितनी सिफारिशों पे। ठीक है, सिफारिश नहीं, रिपोर्ट, कितनी रिपोर्ट पे, सिफारिशें तो काफी थी, रिपोर्ट, ठीक है, टोटल रिपोर्ट कितनी थी, और टोटल में से 13 रिपोर्ट पे इन्होंने कहा था कि हाँ इनके ऊपर काम किया जाना चाहिए, जिसमें से लोकपाल और लोकपाल विधेयक जो है वो भी इसके अंदर शामिल था। ठीक है, इसको रिव्यू करने के लिए इन्होंने चीज की थी। फिर अन्ना हजारे मूवमेंट होता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन। तो अन्ना हजारे मूवमेंट का जो शीर्षक था वो क्या था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन। ठीक है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन। तो इसमें जो है, जो तात्कालिक सरकार यूपीए थी, यूपीए सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है, उस सरकार पे दबाव बनाया गया और इसका परिणाम ये निकला कि संसद के दोनों सदनों में लोकपाल और लोकायुक्त जो विधेयक है 2013 वो पास करवा लिया गया। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 जो है वो पास कर दिया गया और इसको 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी। इसी को जो है 1 जनवरी 2014 को, आपको ध्यान रखना है, भारत में पहली बार लोकपाल कब आ रहा है, कब बना पहला किस विधेयक के थ्रू, 2013 में। राष्ट्रपति ने कब अनुमति दे दी, 1 जनवरी 2014 को। यही डेट पूछी जा सकती है कि लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति ने कब फाइनल मोहर लगा के दी, 1 जनवरी 2014 को। लागू कब होता है, 16 जनवरी 2014 को इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, इसके बाद ये आ गया, 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। इसके बाद जो ये लागू हो गया, लागू होने के बाद इंस्टीट्यूशन नहीं बने थे अभी तक, कोई लोकपाल जो हो वो नियुक्त नहीं किया गया था। अब उसमें जो है संशोधन के लिए बिल आ गया, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016। लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 ये आता है। ये अधिनियम जो 2013 का जो अधिनियम आया था, उसको संसद में जो 2013 में पास हो गया था, 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने मोहर लगाई थी और 16 जनवरी को जो है लागू हो गया था, उसके अंदर संशोधन करना है। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर संशोधन करने के लिए लाया गया था 2016 में। ठीक है, तो संसद ने जो इसको जुलाई 2016 में पास भी कर दिया। ठीक है, इसको जो जुलाई 2016 में इसको पास भी कर दिया संशोधन विधेयक को। इसमें क्या निर्धारित किया गया, इसमें डिसाइड किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव, मान लीजिए कि विपक्ष जो बैठा है, विपक्ष का कोई एक नेता, जैसे मान लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है विपक्ष के नेता हैं, अगर मान लीजिए वो नहीं है सदन के अंदर, तो वहां पे लोकसभा में जो है, जो सबसे बड़ा एकल, मतलब कि सबसे बड़ा अकेला कोई दल होगा, ठीक है, उस दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। यानी कि जो चयन समिति थी कि एक लोकपाल को बैठाना है, उसको चयन करना है, उसको नियुक्त करना है, तो उसकी चयन समिति के सदस्य बनने थे। तो उन सदस्यों में एक विपक्ष का नेता भी होता था। अगर मान लीजिए विपक्ष का नेता नहीं है, तो जो भी विरोधी सबसे बड़ा दल होगा, उस दल में से किसी एक व्यक्ति को ले लेना है, वो उसमें सदस्य हो जाएगा उस समय पे चुनने के लिए। तो इसके द्वारा जो 2013 के अधिनियम की जो धारा 44 थी, धारा 44 में 2016 का जो अधिनियम है, जुलाई 2016 में जो पास हुआ, तो 2013 के इस अधिनियम की धारा, 2013 का अधिनियम जो था उसकी धारा 44 में जो है अमेंडमेंट किया गया, जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों, दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यानी कि यहां पे देखिए ये बात कही गई कि जो गवर्नमेंट नौकरी लग गया, मान लीजिए कोई आईएएस लग गया, तो उसको 30 दिनों के भीतर, 30 दिन के अंदर जो है उसको अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, उसके जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज हैं उसकी जितनी भी, उन सभी का जो है अपना कंप्लीट विवरण देना पड़ेगा, अपना कंप्लीट डाटा देना पड़ेगा उसे कि आपके पास क्या है, सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर संशोधन विधेयक जो 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गई कि ये कहा गया कि 30 दिन के अंदर जो देने वाली बात थी ना कि 30 दिनों के अंदर देनी, फिर धीरे धीरे करके उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, देखिए पहले थी ये चीज 2013 वाले अधिनियम में थी कि 30 दिन के अंदर देना है, 2016 वाले में इस 30 दिन की सीमा को समाप्त कर दिया गया। 2013 में थी 30 दिन के अंदर देना था किसी भी आईएएस आईपीएस जो भी लगेगा, ठीक है, सिविल सर्वेंट को 30 दिन की सीमा के अंदर जो देना था, अब उसको उस सीमा को समाप्त कर देगा। अब लोक सेवक जो हो अपनी संपत्तियों और उसके जो दायित्व हैं उनकी घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप में एवं तरीकों से करेंगे। ठीक है, अब सरकार जो उसके लिए नियम बनाएगी कि उसको कैसे देना है, अपना ब्यौरा, पूरा ब्यौरा अपनी
प्रॉपर्टी का, अपनी लाइबिलिटीज का कैसे ब्यौरा देना है, उन सभी के बारे में जो है वो सरकार जो है वो नियम बनाएगी, उनके तरीके से करेंगे, फिर उस सरकार के तरीके से। तो यह जो है ट्रस्टी और बोर्ड के सदस्यों को भी जो है, यानी कि जो ट्रस्टी हैं, कोई ट्रस्ट चलाते हैं या बोर्ड, किसी बोर्ड के कोई सदस्य हैं, तो उनको भी जो है अपनी, और मतलब कि कोई पति है, पत्नी है, उनको अपनी सारी की सारी संपत्तियों की जो घोषणा है, अपनी जो एसेट्स हैं उनकी जो घोषणा है, घोषणा करने के लिए दिए गए समय में बढ़ोतरी कर दी गई। पहले कम था समय, तो अब जो है अब ट्रस्टी और बोर्डों के लिए भी समय में सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई। ठीक है। उन मामलों के अंदर जहां पे 1 करोड़ से अधिक सरकारी या 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी धन प्राप्त हो। ठीक है। देखो, करनी सिर्फ इन मामलों में है कि अपनी परिसंपत्तियां उन मामलों में जाहिर करनी है, उन मामलों में आपको ब्यौरा देना है जहां पे 1 करोड़ से अधिक सरकारी या फिर 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी धन प्राप्त हो, 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी धन प्राप्त हो, उनको ये घोषणा करनी है। फिर हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, लोकपाल का स्ट्रक्चर क्या है, लोकपाल जो बनी है संस्था, उसका क्या स्ट्रक्चर है। पहली चीज तो यही है कि बहुसदस्य, यानी कि इसके अंदर कई सदस्य होंगे, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। ठीक है, एक चेयरपर्सन होगा और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 लोग हो सकते हैं। तो लोकपाल संस्था का जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, तो वो भारत वो को हो कौन सकता है, वो कौन हो सकता है, भारत का कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का पूर्व न्यायाधीश, सॉरी, कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकता है किसका, हाईकोर्ट का, और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कोई पूर्व न्यायाधीश हो सकता है, यानी कि पूर्व पहला कोई जस्टिस हो सकता है, पहले कोई जस्टिस रहा हो सुप्रीम कोर्ट में, वो हो सकता है, या फिर चीफ जस्टिस रहा हो हाई कोर्ट के अंदर, वो हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति जिसको ये समझे कि कोई एमिनेंट पर्सन है, जिसको जो है वो कानूनों की बहुत अच्छी जानकारी है, असंदिग्ध, जिसके ऊपर कोई संदेह न किया जा सके। ठीक है, सत्यनिष्ठा और प्रकांड योग्यता, यानी कि वो जो है इसकी योग्यताएं पूरी करता हो या इसकी योग्यताएं पूरी करता हो, वो व्यक्ति जो है वो भी इसका अध्यक्ष बन सकता है, एमिनेंट पर्सन। यानी कि उसमें भी क्या चीज होनी चाहिए, वो कम से कम जिसके पास करप्शन से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है, भ्रष्टाचार विरोधी नीति, या फिर सार्वजनिक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में, या फिर जो विजिलेंस कमीशन होता है उसके अंदर काम कर चुका हो, फाइनेंस के अंदर काम कर चुका हो, बीमा में काम कर चुका हो, या बैंकिंग में काम कर चुका हो, या कानून के अंदर रह करके, या फिर मैनेजमेंट में जो हो, कम से कम उसको 25 साल का ज्ञान होना चाहिए, 25 साल का अनुभव होना चाहिए इन सब चीजों का। ठीक है, इन सब चीजों का माना जाएगा, इन सब चीजों के अंदर से किसी के पास अगर 25 साल का एक्सपीरियंस है, उसको बनाया जा सकता है। फिर अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है, या फिर कोई जस्टिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, तो उनमें से कुछ एक हो सकता है, ये 25 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। 8 अधिकतम सदस्यों में कौन होंगे, आधे तो होने चाहिए उसके अंदर जुडिशरी से रिलेटेड, आधे जुडिशरी से, और आधे जो है वो नॉन जुडिशियल से, और इसमें 50% जो सदस्य जो होंगे, मान लीजिए कि 8 सदस्य, तो 4 सदस्य एससी से, एसटी से, या ओबीसी से, या फिर माइनॉरिटीज से, और महिलाओं से, ये होने चाहिए। इसमें ज्यादातर ये करते हैं कि एक एसटी का लगाते हैं, एक एससी का लगाते हैं, एक ओबीसी का लगाते हैं, और एक महिला कर देते हैं, इसमें ऐसे कर देते हैं। ओबीसी में भी घुल मिल करके अल्पसंख्यक को डाल देते हैं, किसी को भी, ठीक है, ऐसे कर देते हैं इसमें। तो ये सब में से एक एक सदस्य लगभग कोशिश करते हैं लेने की। फिर लोकपाल संस्था जो है, लोकपाल संस्था के जो जुडिशियल मेंबर हैं, यानी कि जो न्यायिक सदस्य होते हैं, या तो सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश, ठीक है, पहले कोई जस्टिस रहा है, या फिर किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो होना चाहिए लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य, वो होना चाहिए। ठीक है, गैर न्यायिक अगर मान ले कि जो नॉन जुडिशियल से अलग है, जुडिशियल से अलग है, जो नॉन जुडिशियल हैं, उन मेंबर्स की अगर हम बात करें, तो उनके ऊपर वही चीज कि वो व्यक्ति जो एमिनेंट पर्सन होने चाहिए, एमिनेंट पर्सन की बात करेंगे, जिसके पास जो वही चीजें कि 25 साल का जो है विशिष्ट ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वो चीजें। फिर जो लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन है, उनके सदस्यों का जो काम होगा वो 5 साल या 70 साल की आयु तक होना चाहिए। ठीक है, देखो, चेयरपर्सन और सदस्यों का मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उनके टाइम पीरियड की, कितने दिन तक रह सकते हैं। रहने की बात कर दी गई है कि वो 5 साल तक रह सकते हैं, या फिर 70 ईयर तक, यानी कि जो इनमें से पहले हो जाएगा, जो इनमें से पहले कंप्लीट होगा,
वो माना जाएगा कि 5 साल पद पे बैठे हो गए तो हटा दो, 70 एज हो गई तो हटा दो, कोई भी एक पहले हो जाए, ठीक है, या तो 70 साल की उम्र हो जाए पहले, या 5 साल पूरे हो जाए पहले, कोई भी एक हो जाए। तो चेयरपर्सन के लिए, लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन के लिए या सदस्यों के लिए ये कार्यकाल रहेगा, ठीक है। सदस्यों की जो नियुक्ति जो वो चयन समिति की सिफारिश पे राष्ट्रपति करता है, यानी कि एक चयन समिति बनती है, ठीक है, एक चयन समिति बनाई जाएगी, उससे जो राष्ट्रपति जो है उनको राष्ट्रपति उनसे नियुक्त करेगा फिर, ठीक है। चयन समिति में कौन था, एक तो प्रधानमंत्री होता है जो कि चेयरपर्सन होता है, यानी कि चयन समिति जो होगी उसका चेयरपर्सन कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। एक तो चयन समिति में प्रधानमंत्री होगा, दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष होता है। फिर लोकसभा के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो होते हैं। फिर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, या फिर उसके द्वारा कोई भी, मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, भारत का चीफ जस्टिस क्या करेगा इंडिया का, वो कहेगा कि मैं किसी आदमी को दे देता हूं, वो मेरी जगह ले लेगा। तो उनके द्वारा कोई भी नामित कोई भी न्यायाधीश, ठीक, या फिर कोई प्रख्यात यानी कि कोई विशेषज्ञ न्यायविद यानी कि पॉपुलर न्यायवादी, ठीक है, वो इस कमेटी में हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, या फिर मुख्य न्यायाधीश भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति को अपनी तरफ से अपॉइंट कर दे वहां पे अपनी कमेटी में, ठीक है, अपनी जगह पे बैठा दे, वो हो सकता है। लोकपाल और सदस्यों के चुनाव के लिए जो चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल, खोजबीन समिति बनाती है, यानी कि लोकपाल के जो सदस्य हैं उनके लिए क्या होता है, एक खोजबीन समिति बनाई जाती है, ठीक है, 8 व्यक्तियों की, यानी कि वो 8 व्यक्तियों की कमेटी डिसाइड करके देगी कि इन लोगों में से चुन लो, ठीक है, वो लेके आएगी। वो कैसे काम करती है लोकपाल खोजबीन समिति, पूरा मैकेनिज्म समझ लिए कैसे लोकपाल नियुक्त होता है, ठीक है। तो लोकपाल अधिनियम 2013 के अधीन जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है उनके अभ्यर्थियों की एक सूची बनेगी, ठीक है। उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी एक सूची बनती है, जो लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या सदस्य बनने के इच्छुक हो, यानी कि कोई कहे कि मैं बनना चाहता हूं तो उनकी एक सूची बनेगी, उनकी एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट को जो है कहां से होंगे, पर्सनल एवं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है, वहां से लिस्ट आएगी बन करके, ठीक है। इसके बाद जो है वो जो लिस्ट है वो उस लिस्ट को जो है वो प्रस्तावित यानी कि जो खोजबीन समिति के 8 सदस्य थे उनके पास उनको भेजा जाएगा, ठीक है। और वही जो वो 8 लोग जो वो नामों को शॉर्ट लिस्ट करके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो गठित चयन समिति है, ठीक है, उसको ये भेज देंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो चयन समिति है उसको ये भेजेंगे, ये जो खोजबीन समिति है ये 8 सदस्यों वाली, ये कुछ शॉर्ट लिस्ट करके कुछ नामों को भेज देते हैं। फिर चयन समिति जो है, चयन समिति खोजबीन समिति ने जो सुझाव दिए, खोजबीन समिति ने जो सुझाव दिए, फिर वो चयन समिति क्या करती है, उन सुझाए गए नामों में से कोई भी चुन सकती है, ठीक है, और मर्जी है उसकी ना भी चुने, कोई भी चुन भी सकती है और मर्जी है ना भी चुने उसको, ठीक है। तो इसी तरीके से सितंबर 2018 में सरकार ने जो है सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश हैं, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में एक खोजबीन समिति गठित की गई थी। याद रखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में खोजबीन समिति कब बनी, सितंबर 2018 में, यानी कि हमें लोकपाल नियुक्त करना था उसके लिए समिति बन गई थी। 2013 का अधिनियम जो है ये भी प्रावधान करता है, ठीक है, 2013 में जो अधिनियम बना था वो ये प्रावधान करती है सभी राज्य सरकारें, यानी कि सभी राज्य सरकारों को ये गाइडलाइन देता है कि ये जो अधिनियम है ये पास हो गया, यानी कि 2013 में ये कानून बन गया, ठीक है। इसके कानून बनने के बाद में लोकपाल अधिनियम बन गया, लोकपाल एक कानून बन गया, तो उसके लागू होते ही राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को अधिनियम के 1 साल के अंदर, यानी कि 2013 में हुआ, यानी कि लागू कब हुआ था, 16 जनवरी 2014 को, यानी कि 16 जनवरी 2015 तक 1 साल के अंदर अपना लोकायुक्त पद स्थापित कर देना था, ठीक है। ये स्थापित करने की घोषणा हो गई थी इस अधिनियम में, ठीक है। इससे आगे देखते हैं कि जो लोकपाल बनेगा या लोकायुक्त बनेगा उसकी क्या पावर है, उसके पास क्या शक्तियां हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री आता है, सारे मंत्री आते हैं, संसद के सारे सदस्य आते हैं, यानी कि और जो ग्रुप हैं ए बी सी और डी के जितने भी अधिकारी हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के सारे अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन मामलों तक सीमित रहेगा,
ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री का जो मामला है ना, वो कहां तक है, प्रधानमंत्री के ऊपर कहां तक जांच की जा सकती है। वो कहते हैं कि करप्शन के सिर्फ वो मामले, भ्रष्टाचार के सिर्फ वो मामले होंगे जिनके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, सुरक्षा सिक्योरिटी से रिलेटेड, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड, पब्लिक पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड, लगा लीजिए लोक व्यवस्था से, परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड और अंतरिक्ष से संबंधित नहीं हो। यानी कि इन सब चीजों से अलग अगर कोई बात है तो वो तो लोकपाल जांच कर सकता है, बाकी किसी की जांच का अधिकार जो वो लोकपाल को नहीं है। आप समझ गए ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के ऊपर अगर लोकपाल जांच करना चाहता है तो उसके ऊपर जो मान लीजिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो उसकी जांच जो है लोकपाल किसकी नहीं कर सकता, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से, डिफेंस से, लोक व्यवस्था से, हमारी न्यूक्लियर एनर्जी से, या जो स्पेस से रिलेटेड बात होगी उनसे रिलेटेड अगर कोई करप्शन का आरोप लगता है तो आप जांच नहीं कर सकते। जैसे कि राफेल का मामला उठा 2016 में, तो राफेल के मामले की जांच जो है वो लोकपाल नहीं कर सकता, वो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। वो प्रधानमंत्री से रिलेटेड मामला बताया गया, लेकिन लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं है, क्योंकि वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है हमारे डिफेंस से रिलेटेड, वो जुड़ा हुआ हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, उन चीजों से रिलेटेड। फिर जो है संसद में अगर कोई बात कह दी जाए, संसद में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के मामले में, मान लीजिए किसी मंत्री ने, किसी सदस्य ने कोई बात कही संसद में, या फिर अ, उसने जो है कोई बात कहने से जो है उसने कोई अपना वोट चेंज किया, कहीं पे वोट डाला है, उस वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल जो है वो जांच नहीं कर सकता, उसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बात कही गई, यानी कि संसद में कोई भी कुछ भी आरोप लगा दे उसकी जांच नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके क्षेत्राधिकार में जो है वो व्यक्ति भी शामिल है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, लोकपाल के क्षेत्राधिकार में जो इंडिविजुअल भी शामिल है, यानी कि और कुछ ऐसे जो समिति हैं या बॉडीज हैं उनके प्रभारी, यानी कि कोई मान लीजिए कि प्राइवेट संस्थाएं भी इसमें शामिल होती हैं, प्राइवेट संस्थाएं सारी शामिल हैं इसके अंदर। उसमें क्या है कि कोई डायरेक्टर है, ठीक है, कोई मैनेजर है, कोई सेक्रेटरी है, वो सब वो सब इसके अंदर शामिल होगी। कि तो जो कौन से, जो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून द्वारा स्टैब्लिश किए गए हों, उन कानूनों को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोई भी लॉ है उसके द्वारा कोई संस्था बनाई गई है, कोई बॉडी बनाई गई है, उनके जो डायरेक्टर हैं, उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, वो सब शामिल होंगे। या फिर किसी अन्य संस्था का जो केंद्र सरकार या वित्त पोषित, केंद्र सरकार किसी को पैसा देती है, कंट्रोल करती है, ठीक है, तो उनके अंदर अगर किसी पे मतलब कि रिश्वत लेने का, घूस लेने का, ठीक है, कोई मामला मिलता है तो वहां पर भी इसकी जांच की जा सकती है। ठीक है, फिर है जैसे लोकपाल अधिनियम जो है ये आदेश देता है, लोकपाल अधिनियम आदेश देता है कि सभी लोक सेवक अपनी और अपने आश्रितों, यानी कि उसके साथ जुड़े हुए जो उसके नीचे, मतलब कि जो उसके ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड जो है उनकी जितनी भी संपत्तियां हैं, ठीक है, यानी कि परिसंपत्तियां होती हैं, उनकी जितनी भी एसेट्स हैं, उनकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी की सारी बतानी पड़ेगी लोक सेवकों को, यानी कि सिविल सर्वेंट्स को। इनके पास जो सीबीआई है, सीबीआई की जांच करने और उसको निर्देश देने का अधिकार, लोकपाल जो है वो ये कह सकता है कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। ठीक है, सीबीआई को जांच करने की अनुमति दे सकता है, और सीबीआई की भी जांच, सीबीआई की जांच करने की भी इसके पास जो है वो अनुमति है, या वो सीबीआई को कुछ निर्देश देने का अधिकार रखता है। ठीक है, यदि लोकपाल ने कोई मामला सीबीआई को सौंपा है तो बिना लोकपाल की अनुमति के, ठीक है, यदि मान ला कोई सीबीआई को सौंप दिया तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले के जो जांच अधिकारी हैं, यानी कि मान लीजिए लोकपाल ने जो है वो किसी को कोई मामला सौंप दिया, तो मामला सौंपने के बाद क्या है कि मान लीजिए सरकार कहती है कि हम इसका ट्रांसफर करेंगे, तो उसका ट्रांसफर जो है वो बिना लोकपाल की अनुमति के नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सीबीआई को अगर मामला सौंपा तो लोकपाल कहेगा ना कि हाँ इसका ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर वो मना कर दे कि नहीं ट्रांसफर नहीं करना, तो उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो लोकपाल की जांच इकाई को एक सिविल न्यायालय के, यानी कि एक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है, उसके समान शक्तियां हैं, उसी के समान शक्तियां, छोटी मोटी शक्तियां, ज्यादा नहीं है। तो विशेष परिस्थितियों में लोकपाल उन, मतलब कि कोई ऐसी परिस्थितियां हो जाएं, ठीक है, तो कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो किसी की भी एसेट्स को, यानी कि उसकी संपत्ति को, उसकी आमदनी को, उसके पास जितनी भी रिसीविंग होती है और जितने भी उसको प्रॉफिट होते हैं उनको वो जब्त कर सकता है।
यानी कि लोकपाल को ये अधिकार है उनको जब्त कर सकता है। ठीक है, जो भ्रष्टाचार के साधनों से पैदा हो रखे हों, ये लगे कि लोकपाल को अगर लगे कि ये करप्शन से पैदा कर रखे हैं इसने, तो इसकी सारी संपत्ति, आमदनी, इसकी सारी रिसीविंग्स, ठीक है, जितना इसको मिलता है, ठीक है, आय जितनी होती है, सारे जितने इसको प्रॉफिट हो रहे हैं, उनको ये कैप्चर कर सकता है, उनको जब्त कर सकता है। तो लोकपाल को ऐसे लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का भी अधिकार है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है, कोई सिविल सर्वेंट जो हो जिसके ऊपर करप्शन के आरोप लगे हैं, तो लोकपाल कह सकता है कि इसका तबादला करो यहाँ से, इसकी बदली करो यहाँ से। ठीक है, तो लोकपाल को प्राथमिक जांच जांच के दौरान जो है रिकॉर्ड को नष्ट करने या रोकने का निर्देश देने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि लोकपाल जो है जब प्राइमरी तौर पे शुरुआत में जब जांच करता है, तो उसको कोई भी, मान लीजिए कोई रिकॉर्ड जो वो खत्म करना है, ठीक है, किसी का कोई रिकॉर्ड हो रहा है खत्म, तो रिकॉर्ड को नष्ट करने से रोकने का अधिकार है। यानी कि वो किसी भी डेटा को उड़ा नहीं सकता कोई। ठीक है, वो उस जांच के दौरान जो है सारे डेटा ऐसे कैसे अवेलेबल होने चाहिए, ये भी उसको अधिकार रहेंगे। फिर कुछ इसकी सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है, देखिए, सीमाएं की लोकपाल संस्था जो भारत की प्रशासनिक संरचना के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई तो थी, ठीक है, वो बहुत जरूरी भी थी हमारे लिए कि उसको लेके आए, ठीक है, कि खामियां जो है, कमियां जो है, उनको ठीक किया जाए। ठीक है, तो उनको ठीक करने की जरूरत थी। तो संसद जो है, संसद द्वारा जो क्या किया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित होने के 5 वर्ष बाद भी हमारी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई। यानी कि हम 2018 तक जो है वो अपना लोकपाल नियुक्त नहीं कर पाए थे। ठीक है, जो कि राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी का संकेत है। ये साफ साफ दिखता है कि ये क्या चीज है, ये हमारी पॉलिटिकल विल का नतीजा है कि हमारी पॉलिटिकल विल नहीं है काम करने की। ठीक है, ये दिक्कत है कि लोकपाल अधिनियम में जो राज्यों को भी ये निर्देश दिया गया था कि जब कानून लागू हो जाए उसके 1 साल के भीतर लोकायुक्त को नियुक्त कर देना है, लेकिन इससे क्या कि सिर्फ 16 राज्यों ने लोकायुक्त नियुक्त किए थे। राज्य कितने थे उस समय पे, हमारे पास थे 29। तो 29 राज्यों में से जो है मात्र 16, बाकी ने नहीं किया। तो लोकपाल जो है, सीधी सी बात दिखती है कि वो राजनीतिक प्रभाव में है। लोकपाल राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है, वो उसमें लिप्त है। ठीक है, तो लोकपाल के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। तो लोकपाल की नियुक्ति में एक प्रकार से ये भी एक चीज ये भी है कि लोकपाल को नियुक्त करते हुए जो है, जब वो हमें दिख रहा है कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में जो क्या हो सकता है कि मर्जी है, जिसकी सरकार है वो मर्जी है, जिसको चाहे जिसको चुन दे, तो चालाकी की जा सकती है। ठीक है, उसका कोई पैमाना थोड़ी है कि उसको कैसे लेना है। मान लीजिए कोई कह दे कि एमिनेंट पर्सन है, ये प्रख्यात न्यायविद है, ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर जस्टिस करने वाला व्यक्ति है, या ये सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, इसको नियुक्त कर दे, क्या पैमाना है इसका, कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, तो 2013 के अधिनियम यानी विसल ब्लोअर को कोई ठोस सुरक्षा नहीं है। दूसरी एक और बात की ये बात भी है कि ये बात है कि 2013 का जो अधिनियम था वो ये सुरक्षा नहीं देता किसी को। विसल ब्लोअर कौन होता है, जो सीटी बजाने वाला। ठीक है, सीटी बजाने वाले का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज की जानकारी दे, जैसे मैं मान लीजिए किसी को बता दूं कि देखिए इसने करप्शन किया है, आप इसकी जांच कर लीजिए। ठीक है, और इसकी गुप्त सूचना रखी जाती है, मैंने जानकारी दे दी। अब ये है कि अब मुझे तो सुरक्षा मिलनी चाहिए ना, मुझे तो खतरा होगा इस चीज से, मैंने बड़ा मान लीजिए झोल कर दिया हो, बता दिया हो। तो जो आरोपी व्यक्ति है, मान लीजिए मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाया और वो निर्दोष पाया जाए, तो जिसने शिकायत कर दी, मैंने शिकायत की थी मान लीजिए, मेरे खिलाफ जांच शुरू करेगा वो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगा दूं, आरोप लगाने से क्या सिद्ध हो जाएगा, अब मुझे क्या कहेंगे आके, अच्छा तो गलत जानकारी दे रहा, इसकी जांच करो। ऐसे में कौन शिकायत करेगा, जिसको डर हो कि यार अगर ये तो पावरफुल व्यक्ति है और ये बच जाएगा, और बच गया तो मैं तो फंस गया, ये तो मुझे मरवा देगा बाद में अपनी पावर का यूज करके। ठीक है, अब मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री पे आरोप लगा दूं, मैं, जांच तो नहीं होगी। मैं किसी विधायक पे आरोप लगा दूं, जांच तो नहीं होगी, और वो विधायक पावरफुल है, मैं फंस जाऊंगा वापस। तो इसीलिए जो है व्यक्ति को ये हतोत्साहित करता है, डिमोटिवेट करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमी जो है न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर करना। एक कमी ये भी है कि जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी को लोकपाल से बाहर कर रखा कि लोकपाल जो है जुडिशरी की जांच नहीं कर सकता। जुडिशरी क्या जांच करेगा, वो जुडिशरी में कोई करप्शन है ही नहीं, ये कहा जाता है। जुडिशरी तो न्याय करती है, न्याय करने वाली संस्था, उसकी क्या जांच करेगा, जुडिशरी को बाहर किया गया, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो लोकपाल को कोई संवैधानिक आधार नहीं दिया गया कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है,
सिर्फ एक विधेयक से पारित की गई चीज है। ठीक है, तो लोकपाल के विरुद्ध जो है, दूसरी कुछ लोकपाल के विरुद्ध कोई अ, अ, अपील कर दे कि लोकपाल ने गलत किया है, लोकपाल ने जांच पड़ताल में कमी की है, लोकपाल ने बायसनेस दिखाई है, उसके खिलाफ जांच का कोई प्रावधान नहीं है। उसके खिलाफ कोई अपील कर दे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित जो विवरण पेश किए गए हैं राज्यों पर छोड़ दिए गए कि लोकायुक्त जिसको नियुक्त करना है राज्यों को, ठीक है, वो सारे के सारे राज्य अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सीमा तक सीबीआई की जो कार्यात्मक स्वतंत्रता है, आवश्यकता को निदेशक की नियुक्ति में जो है इस अधिनियम में संशोधन करके पूरा किया गया है। ठीक है, फिर है जैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध मान लीजिए शिकायत है, उस तिथि से क्या है कि मान लीजिए करप्शन के खिलाफ कोई शिकायत है, ठीक है, जिस तिथि को मैं शिकायत कर रहा हूं उस तिथि से लेकर के 7 साल के बाद पंजीकृत नहीं की जा सकती। मान लीजिए कि मैंने शिकायत की आज और मैं कह रहा हूं कि उस साल में, पिछले उस साल में घोटाला हुआ था और मैं आज शिकायत कर रहा हूं, तो आज शिकायत की है उससे सिर्फ 7 साल पहले होना चाहिए वो। अगर वो 7 साल से एक दिन भी ज्यादा मिला पीछे, कि मैं मान लीजिए कि आज तारीख है 13 तारीख, ठीक है, 13 तारीख, 13 फरवरी 2023, आज से 7 साल पहले जाएंगे तो 2016, मामला 2015 का हुआ तो ये कहते हैं कि अगर 7 साल से पीछे का मामला हो, 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो फिर जो उसकी जांच नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसको कथित अपराध किए जाने का उल्लेख हो, मतलब कि उससे क्या है कि उसकी शिकायत को जो है नजरअंदाज कर दिया जाएगा, वो शिकायत नहीं ली जाएगी। वर्तमान में हमारी लोकपाल संस्था की क्या स्थिति है, इसको देख लेते हैं। वर्तमान में लोकपाल संस्था जो वो क्या कर रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसी वर्ष लिखा हुआ है, तो यहां पे कर लेना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति थी 2019 में, जो है मार्च 2019 के मध्य में, सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कुछ दिन पहले, ठीक है, जून जुलाई में कार्यकाल खत्म होना था, तो उससे पहले कि पूर्व न्यायाधीश भारत के, ठीक है, पूर्व न्यायाधीश भारत के पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं, जिसे राष्ट्रपति ने विधिवत मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त कर दिए गए। न्यायिक सदस्यों में अगर हम देखें, यानी कि जो जुडिशरी से रिलेटेड हैं, तो जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, ये लोग हैं। ठीक है, फिर दूसरे जो हैं एसएसबी की पूर्व प्रमुख अर्चना, मतलब कि जो नॉन जुडिशियल हैं वो हैं एसएसबी की पूर्व प्रमुख अर्चना रामचंद्रम और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, ठीक है, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को गैर न्यायिक सदस्य यानी कि नॉन जुडिशियल मेंबर बनाया गया है। तो इसके साथ ही जो है यहीं पे जो है भारत में एक लोकपाल संस्था जो है वो अस्तित्व में आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा लोकपाल के बारे में ये हमारी बात थी। ठीक है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।